की ट्रेड्स आपके लिए, लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज राहुल सिंह जुड़ गए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी समय के बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, निफ्टी में 3.5% ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 5-5.5%। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस करेक्शन को? देखिए, ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है क्योंकि आपने देखा था जुलाई में काफ़ी स्ट्रांग रैली हुई थी और स्मॉल मिड कैप में भी काफ़ी रैली थी। सो इन अ वे ये एक तरीके का कंसोलिडेशन फेज मैं मानूंगा, क्योंकि वैल्यूएशंस हालांकि हमारी एक्सपेंसिव है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। हमारी वैल्यूएशंस थोड़ी जो प्रीमियम है वो 65-70% वापस पहुंच गई है। तो इस लेवल पे एक पॉज ज़रूरी था मेरे हिसाब से, और इस करेक्शन को मैं वही मानूंगा। थोड़ी सी जो एक इंटर सेक्टोरल जो मूवमेंट हो रही है वो यहाँ पे एसेस हो रही है कि कौन से सेक्टर्स अभी रिस्क रिवॉर्ड किस में अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके का ये रोटेशन का पीरियड हो सकता है या कंसोलिडेशन का पीरियड हो सकता है मेरे हिसाब से। ऑल्सो एक और चीज़ अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स पे जो हमारी जो व्यू थी कि हो सकता है कि एक दो पॉज हो और फिर रेट कट शुरू हो जाए, उस व्यू पे भी थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं ग्लोबली और इंडिया में भी। क्योंकि इन्फ्लेशन का जो रुझान रहा है और जो सेंट्रल बैंक्स की जो स्टेटमेंट्स रही हैं उससे ये भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी दिनों तक हाई रह सकती हैं। भले ही रेट हाइक्स न हो, लेकिन काफ़ी देर तक हाई रहने की उम्मीद है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहती हैं और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं, आपने देखा हो इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड्स 15-20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई हैं और यूएस में तो बढ़ी हैं, तो उससे भी एक इक्विटी पे जो है डाउनवर्ड प्रेशर आता है। तो एक कॉम्बिनेशन बोलूँगा मैं कुछ काफ़ी चीज़ों का जो इस मार्केट करेक्शन को डिफाइन करता है। अच्छा राहुल जी, एग्जैक्टली बैंक से बात करते हैं। इस बार जो एसबीआई की नंबर्स रहे, अर्निंग्स रही, एनआईएम्स उनके अगर आप देखें काफ़ी ख़राब रहे इस बार। बट एक समय हम जब कंपैरिजन करते थे प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में, तो हम बहुत बड़ा एक डिफरेंशियल जो देखते थे, वो देखते थे जो परसिस्ट करता था व्यूज़ में, वो था उनके एनपीएस को लेकर, ग्रॉस एनपीएस को लेकर। लेकिन आज की तारीख में उनकी जो एनपीएस साइकिल है वो काफ़ी सही, सुदृढ़ और एक मजबूत जोन में है पीएसयू बैंक्स की भी। सर, पीएसयू बैंक्स के लिए अब आपके मापदंड क्या हैं, और अभी भी इन प्राइसेस पे आप पीएसयू बैंक्स को कितना फेयरली वैल्यूड मानते हैं सर? तो पीएसयू बैंक्स, आपकी बात सही है कि पहले जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो अगर हम देखें तो इनकी एनपीएज में काफ़ी डिफरेंस होता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो पीएसयू बैंक्स की जो मिक्स ऑफ लोन बुक है वो भी पहले ज़्यादा कॉर्पोरेट होती थी, अब कॉर्पोरेट रिटेल काफ़ी मिक्स हो गया है, रिटेल भी काफ़ी हो गई है। तो जहाँ पे एनपीएज आते हैं तो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं, वो ग्रैनुलर लेवल पे होते हैं, और एक कॉर्पोरेट लेवल पे जो एनपीएज होता है वो बल्क में होता है। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। दूसरी चेंज ये हुई है कि आरबीआई भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है ऑन एनपीएल मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग मॉनिटरिंग। तो उसकी वजह से एक सिस्टम में भी सुधार हुआ है। तो सिस्टम में सुधार और लोन बुक मिक्स जो पीएसयू बैंक्स में चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो एनपीए डिफरेंस, मान लीजिए अगर एनपीएल बैड लोन साइकिल आती भी है, तो हमारा मानना यह है कि जो एनपीएल्स में डिफरेंस दिखती थी बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, वो डिफरेंस शायद अभी भी रहेगी, लेकिन वो जो इतनी वाइड डिफरेंस होती थी वो उतनी वाइड डिफरेंस शायद न रह जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रीज़न है, और ये आपको वैल्यूएशन में धीरे धीरे ही दिखेगा। क्योंकि जो एक लो हैंगिंग फ्रूट था वैल्यूएशन में, जो एक री रेटिंग थी, जो एक फर्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग थी, वो तो मोर और लेस कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब यहाँ से भी अगले 2-3 साल में अब जो पीएसयू बैंक्स इन स्ट्रक्चरल रीजन्स का ज़्यादा एडवांटेज ले पाएंगे, और जिन्होंने अपनी रिटेल अपनी जो लोन बुक मिक्स है जल्दी से चेंज कर लिए, जिनकी सिस्टम प्रोसेसेस ठीक हैं, अब उनकी री रेटिंग ही होगी। अब सारी पीएसयूज की एक साथ री रेटिंग हो, ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि पोटेंशियल है, क्योंकि कुछ कारणें जो चेंज हुई हैं, जो कुछ कारण जो मैंने आपको बताया, उनकी वजह से एक स्ट्रक्चरल तरीके से भी पीएसयू बैंक्स की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट क्या है, स्टेबल रहने की ज़्यादा उम्मीद है। पहले ज़्यादा वॉलेटाइल होती थी, अब ज़्यादा स्टेबल रहने की उम्मीद है। ओके, अच्छा सर, राहुल सर, अभी भी इन्फ्लेशन हमारी जो एक कंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री है उससे
मतलब लास्ट आरबीआई की कमेंट्री में तो वो एक दिक्कत का सबब था ही। सर मैं ये एक पूछना चाहूँगा आपसे सवाल, अगर मान लीजिए मैं एक टिपिकल म्यूचुअल फंड निवेशक ही हूँ और मैं इस वक्त अगर 10 लाख रुपए एलोकेट करना चाहता हूँ, सर मेरी थीम क्या होनी चाहिए? कितना आप शॉर्ट टर्म फंड्स में प्लेस करें, कितना आप डायनेमिक बॉन्ड फंड में प्लेस करें? थोड़ा सा इसका जो तालमेल है क्या होना चाहिए, सर बताएंगे आप? आपके मुताबिक रीजनेबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, मैं तो इक्विटी के बारे में ही बात कर सकता हूँ, चूंकि मैं इक्विटी का ही फील्ड में देखता हूँ। तो उसमें मैं सोचूंगा कि अभी एक अच्छा मिक्स होना चाहिए बिटवीन हाइब्रिड फंड्स एंड अदर फंड्स। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो मार्केट का जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी मायने रखता है। उसमें काफ़ी एलोकेशन होनी चाहिए, कोर एलोकेशन होनी चाहिए। लेकिन एक जो इकॉनमी एक दौर से गुजर रही है जिसमें हमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल, रियल एस्टेट रिवाइवल, कैपेक्स रिवाइवल, तो उसका भी हमें फ़ायदा उठाना है। तो हमें एक तरफ तो अपनी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू कैपिटल प्रोटेक्ट करके हमें एक स्टेबल जो रिटर्न है फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा हायर रिटर्न विद इक्विटी टैक्सेशन, एक तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इकॉनमी जिस दौर से गुजर रही है उसमें किस तरीके के फंड्स अच्छा कर सकते हैं। हमारा मानना ये है, और स्पेशली हमारी जो फिलॉसफी रही है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, वो इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ज़्यादा काम करेगी। तो एक डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी और फिर जो सेक्टोरल फंड्स, जो हमें सेक्टर फंड्स अच्छे लगते हैं, तो एक अच्छा हेल्दी कॉम्बिनेशन रखना चाहिए बिटवीन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी, वेदर इट इज लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप। और जो लास्ट कैटेगरी है उसमें मैं सोचूंगा सेक्टर फंड्स और स्मॉल कैप, जहां से आप ज़्यादा अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी ब्रॉड बेस हो रही है। तो हमें एक तरीके से बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं होना है, और जो भी हमें कंजर्वेटिव रहना है या कॉशियस रहना है वो हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के जरिए हम उसकी जो ज़रूरत है वो हम बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू हम पूरी कर सकते हैं। और जो बाकी एलोकेशन होना चाहिए वो हमें लगता है कि वो अगर आपको एज अ कॉम्बिनेशन 10 से 15% इक्विटी रिटर्न दे सके अगले 2-3 साल में, तो मेरे ख्याल से आपकी पोर्टफोलियो एकदम सही रहेगी। ओके, अच्छा ठीक है। एक आखिरी सवाल राहुल, ये आईटी में आपको लग रहा है क्या कि अब बॉटम बन चुका है, रिगार्डलेस ऑफ नंबर्स जो आ रहे हैं, मार्केट अब नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है? आईटी में थोड़ा वेट एंड वॉच है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो अभी तक तो यूएस में लग रही थी कि सॉफ्ट लैंडिंग है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरने के बाद भी 2% के आसपास घूम रही है, जो कि बहुत बुरी नंबर नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल में जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यूएस रिसेशन में चली जाएगी दिसंबर तक। वो सिनेरियो तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब जहां तक फेडरल रिजर्व के रवैये का सवाल है, ये ऐसा जरूर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगी, और इंटरेस्ट रेट जब हाई रहेंगी तो ये सॉफ्ट लैंडिंग या जो लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 1.5-2% यूएस में है, शायद फेडरल रिजर्व इसको ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड करना चाहेगी। और ये अगर रहेगा तो अगर हमारी वॉल्यूम ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ वापस आती है तो वो अब अगले साल ही वापस आएगी। तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने ये थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो है, ये देखने के लिए कि यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरफ झुकती है। या तो यहीं स्टेबल रहेगी तो फिर हम इस सेक्टर की तरफ वापस हम अग्रसर हो सकते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक और डाउन टिक जा रही है और 1.5-2% से अगर 0% या 0.5% पे जाने लग गई, तो हमें थोड़े दिन और रुकना पड़ सकता है। तो हमारे फंड्स में हम अभी इस सेक्टर पे अभी भी अंडरवेट हैं। हालांकि हमने थोड़े अंडरवेट जो पोजीशंस थे वो थोड़े रिड्यूस किए हैं, लेकिन अभी भी हम इसमें थोड़े अंडरवेट ही हैं। ओके।